अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद कहते हैं आप सबको अलाइन पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी मेज़बान हादिया ख़ान और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर उस्मान हमीद साहब। आप 18 साल से इंटरमीडिएट लेवल स्टूडेंट्स के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और इसके साथ-साथ एमडी कैट के माहिर भी हैं। तो चलिए वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब उस्मान हमीद साहब को। अस्सलाम वालेकुम और सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अ, एमडी कैट क्या है? इतना हवा बना हुआ है और मेरा ख़्याल है कि उसकी जो परसेप्शन है ये चेंज नहीं हुई थ्रू आउट। बचपन से ये भी पता है कि डॉक्टर बनना है और बचपन से ये भी पता था कि एमडी कैट बहुत मुश्किल है क्लियर करना। जैसे-जैसे टाइम गुज़रता गया और पता चलता गया कि भई डिफ़िकल्ट है। ख़ानदान में जितने लोगों ने अटेम्प्ट किया फ़ेल हुए, दोबारा अटेम्प्ट किया फिर फ़ेल हुए। तो आप हमें थोड़ा इंट्रो दें कि क्या है एमडी कैट? एक्चुअली में मिस जो एमडीकैट एग्ज़ामिनेशन है ना, ये हमारे पास जो इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट हैं पर्टिकुलरली, ये अपनी क्लासेस को क्वालीफाई करने के बाद मेडिकल कॉलेजेस में एनरोल्ड होने के लिए ना, तो ये एग्ज़ामिनेशन सिस्टम प्लान किया जाता है। जिसके अंदर एक थ्रू पार्टिकल वर्किंग है या एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है जिसको क्वालीफाई करने के बाद जो है ना, बच्चे मेडिकल एमबीबीएस के लिए जो है ना एलिजिबल होते हैं। इस एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को अगर हम डिफ़ाइन करें, तो ये टोटली इंटरमीडिएट लेवल की जो स्टडीज़ है ना, चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी में डील करें, उससे एक एंटायरली डिफरेंट है। अगर आप एफएससी लेवल के ऊपर बात करें, तो थ्रू आउट एफएससी में स्टूडेंट 2-3 चीज़ों को ही बेसिकली जो है ना, वो फ़ॉलो करता है कि उसका जो कोर्स वर्क है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस क्या हैं। और बड़ी कम क्वांटिटी में वो एमसीक्यूज़ डीलिंग के साथ चलता है। लेकिन सडनली जब वो एमडी कैट में अपीयर होता है ना, तो वो बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो जाता है। शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म, लॉन्ग क्वेश्चंस खत्म। एमसीक्यूज़ ऐसी कैटेगरी या ऐसी तरह इस तरह से भी बनकर आ सकते हैं, जो उसने शायद पूरे इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर डील ही नहीं किए होते। तो ये जो आप बात कह रहे हैं ना हवा बना हुआ है, इस हवा बनने का बेसिकली रीज़न ये है कि इन दोनों चीज़ों के अंदर यही वो डिफ़रेंस है, जो उसको हवा बनाता है। मतलब अगर आप मुझसे ये कहें कि इस पूरे टेरर को कंट्रोल करने का कोई अच्छा वे है तो वो क्या? कि जैसे ही वो इंटरमीडिएट पार्ट 1 में एनरोल्ड होगा ना, डे 1 से अगर वो अपनी स्टडीज़ को टोटली एमडी-कैट ओरिएंटेड बना ले, तो जब वो 2 साल के पेपर्स के बाद एमडी-कैट में अपीयर होगा ना, तो वो कंपैरेटिवली कंफर्टेबल फ़ील करेगा। इसमें बेसिकली आपके पास क्या है, जो टेक्नीक है जिसके बिहाफ़ पर हम इस एमडी-कैट को डिफ़ाइन करते हैं, कि आपको एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट मिल जाती है और उस स्टेटमेंट के अंदर नीचे वो आपको 4 आंसर्स करते हैं। बेसिकली एमडीकैट प्रिपरेशन क्या है? जो बच्चे या स्टूडेंट्स इस चीज़ को अंडरस्टैंड किए बगैर इस ट्रैक पर भागना शुरू कर देते हैं ना, तो वो इसलिए अनकंफर्टेबल हैं। इस एमडीकैट प्रिपरेशन का मेन की पॉइंट ये है कि आपने ये सीखना है कि स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के बाद अपनी 3 ऑप्शंस को ड्रॉप और एक ऑप्शन को करेक्ट चूज़ कैसे करते हैं। ये टेक्नीक लर्न करना ये एमडीकैट प्रिपरेशन है। जब तक आप इसके साथ अपने आप को सिंक नहीं करेंगे, आप इस फ्रीक्वेंसी के साथ खुद को मैच नहीं करेंगे और आप उसी इंटरमीडिएट लेवल के मुताबिक अपनी प्रिपरेशन करते रहेंगे, तो एट द एंड आप अनकंफर्टेबल होंगे। तो फिर वो जो रिज़ल्ट के अंदर आपको डिफरेंसेस नज़र आते हैं ना, वो इसी वजह से मेन हमारे पास। सो ये जो एमडीकेट हवा बना हुआ है, ये दोनों स्टडीज़ या दोनों टाइप ऑफ स्टडीज़ का जो डिफरेंस है, इसको अंडरस्टैंड किए बगैर जब आप इसको त्याग करना शुरू कर देते हैं ना, तो वो एक चीज़ प्रेशर बिल्डअप करती है, जिसकी वजह से वो बच्चा अपने आप को जज कर ही नहीं पाता, ऑल्दो उसमें पोटेंशियल हो। वो इसका कैलिपर रखता भी होगा ना, तो वो हमेशा कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि इन डिफरेंस को अंडरस्टैंड किए बगैर प्रिपरेशन करना वेस्टेज ऑफ टाइम। सर आपने अ ज़िक्र किया कि ये डिफरेंट भी है बहुत इंटरमीडिएट लेवल स्टडीज़ से। तो लिंक क्या है? क्या मतलब अगर हम ए लेवल्स कर रहे हैं या एफएससी से आ रहे हैं, तो हम कोई और कोर्स करें, हम कैसे एमडीकैट अटेम्प्ट कर लें? डिफरेंट एंटायरली डिफरेंट चीज़ ही है। तो क्या वो उसकी बेस है या वो कुछ और है? हमें इसके लिए पूरे कोर्सेज़ होने चाहिए? आप 1 साल का कोर्स करें फिर एमडीकैट के लिए अपियर हों? नहीं, नहीं है, कैसा? कुछ नहीं है। असल में आप देखिए, ये तो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है ना एमडीकैट, ये बेस्ड ही एफएससी इंटरमीडिएट या ए लेवल्स की कैट जो स्टडीज़ है ना, उनके साथ लिंक होता है।
लिंक होना और उन चीज़ों को लिंक के अकॉर्डिंगली यूटिलाइज़ करना, ये 2 मुख्तलिफ सी चीज़ें हैं। बेसिकली आपके पास क्या है कि जब आप एफएससी पढ़ते हैं तो आपको कुछ, या आपने एमडी कैट के लिए प्रिपेयर करना है तो आपको कुछ रूटीन से हटना नहीं पड़ेगा। हमें पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि ये जो एमडी कैट है इसमें क्वेश्चन जो हैं वो उनकी कैटेगरीज क्या है। मतलब मुझे ये मालूम होना चाहिए ना, मैं जिस एग्जाम में जा रहा हूँ वैसे उसमें पूछा क्या जाएगा, उसकी नेचर क्या होगी, देन मैं अपने आप को बेस्ट प्रिपेयर कर सकता हूँ। क्वेश्चंस की जो कैटेगरी होती है ना, उस कैटेगरी के मुताबिक आपको अपना सिलेबस का कंटेंट जो है ना वो पढ़ना पड़ेगा। फिर आप इसमें कंफर्टेबल फ़ील करेंगे। मतलब मैं ये कहता हूँ बच्चों को जनरली कि हमारे पास 4 तरह का एमसीक्यूज़ आता है। एक आपके पास सिंपल लर्निंग बेस्ड है, एक डेटा बेस्ड है, कॉन्सेप्ट है या ट्रिकी है या डॉजिंग है। तो अब मेरा ये बेसिकली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग अ स्टूडेंट कि जब मैं एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ, किसी से भी पढ़ रहा हूँ, तो मुझे उस टॉपिक में से इन सारी कैटेगरीज़ के क्वेश्चंस को डील करना चाहिए। हम बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे हमने एफएससी पढ़ी है या जैसे हम लोगों ने ए लेवल पढ़ा है, हमें लगता है कि शायद एमडी कैट की रिक्वायरमेंट भी यही है। हालाँकि ऐसा नहीं है। एमडी कैट आप लोगों को टॉपिक के साथ डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर लिंक करना सिखाता है। कि ऐसा नहीं है जो आपने याद किया है, पढ़ लिया है, यही बस आखिरी है, उसके बाद कुछ नहीं होने। तो हमारे पास एक ही चीज़ को पूछने के अंदाज़ मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो इसको ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मेरा जो पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, वो कोई भी टॉपिक पढ़ रहा है, तो उसका मेन फ़ोकस ये होना चाहिए कि इस टॉपिक में से मेरी रिक्वायर्ड क्वेश्चन की जो कैटेगरी है, वो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। सो दैट इज़ वाई कि कोई चक्कर नहीं है ऐसा कि आपको जो है ना वो डिफरेंट कुछ पढ़ना पड़ता है। आप अपने कोर्स वर्क में रहें जो आपने ए लेवल्स में पढ़ा है, जो आपने इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ा है। हाँ, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका ट्रैक जो है, उधर से उठाकर आप एमडी कैट में शिफ्ट करें। राइट। जब तक नहीं करेंगे तब तक आप परेशान हैं। आपको 1 साल भी दे दिया जाए ना एमडी कैट प्रिपेयर करने के लिए, अगर आपने ये चीज़ नहीं की हुई ना तो आपसे 1 दिन पहले पूछा जाए, यहाँ 1 साल मिला कैसी रही प्रिपरेशन? आपका आंसर वही होगा कि पता नहीं मेरा होना या नहीं होना। राइट। तो जो लोग ये डिफरेंस मैंने जैसे पहले भी कहा, वो कवर कर लेते हैं ना हुँ, हुँ। और अपनी चीज़ को सेटल भी कर लेते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बाकी बच्चों से डिफरेंट होता है। मतलब मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऐसे बच्चे देखे हैं जो कह रहे होते हैं कि सर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाना है, आप मैं हम आपको पहले से इन एडवांस बोल रहे हैं। इसके पीछे क्या वो चीज़ है, बेसिकली वो यही वर्किंग है कि उन्होंने इतनी शानदार वे से की हुई है। असल में मैं एक और बात भी ऐड करूँ ना, एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को रीड करना भी एक आर्ट है। हुँ, हुँ। आपको कैसे पता चलता है कि स्टेटमेंट में वो कौन से कीवर्ड्स हैं जिस पर मैंने फोकस करना है। जब वो आपका फोकस होना शुरू हो जाता है ना तो फिर आपको जवाब सॉल्व करके नहीं निकालना पड़ता। आपको पता चल जाता है कहाँ किस ऑप्शन में पड़ा होगा। सो दैट इज़ व्हाई ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, सिर्फ वे है एक, जो इस बच्चे को जब वो इस इंटरमीडिएट लाइन में आता है ना, तो डे 1 इंड्यूस कर देना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम ऐसा है जहाँ पर वो इस तरह की प्रैक्टिस होती नहीं है। सो दैट इज़ व्हाई वो जो आप कह रहे हो ना कि वो प्रेशर क्रिएट होता है या एक फ़ॉर्मूला बन गया हुआ है कि भाई नहीं होना, तो उसके पीछे वजह यही है। सर मुझे जितनी बात समझ आई है वो ये है कि जो हम इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ रहे हैं, सिलेबस बेसिकली वही है, हाँ जी, कुछ अलग से नहीं आ रहा। बिल्कुल। बस स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए ऐसे अटेम्प्ट करने की। टॉपिक की एक्सट्रैक्शन करनी आनी चाहिए। असल में ना अनफॉर्चुनेटली क्या है, मैं इवन दैट इसमें ए लेवल्स वालों को भी इन्वॉल्व करूँगा इंटेंशनली। जी। एफएससी तो है ही है ना। मतलब मैं बच्चों को कहता हूँ कि आपने एफएससी में 2 सालों में बेसिकली क्या सीखा? हमने बेहतरीन लकीर का फ़कीर होना सीखा। ये शॉर्ट, ये लॉन्ग, ये एमसीक्यूज़, एक्सरसाइज़ वो लगा रहा 2 साल। हमने उसको कह दिया कि भई कमाल है तुम्हारे जैसा लाइक-फाइक बच्चा कोई नहीं, नंबर पूरे आ रहे हैं। जब उसने इंटरमीडिएट क्वालीफाई कर लिया, वो एमडी कैट की क्लास में बैठा और हम उसको कहते हैं भई 50 दिन है, चीज़ों को देखने का अंदाज़ बदल लो। ये जो तुम्हें सामने नज़र आ रहा है, इसके पीछे भी देखना शुरू करो। अब जिस बच्चे ने 2 साल किया ही नहीं ऐसा, वो सडनली कैसे इसको इसकी रिक्वायरमेंट को मीट कर सकता है? सो ये वो प्रॉब्लम होती है जहाँ से वो शुरू करता है कि भाई ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है। निकलो, भागो, देखो, ट्राई करो और वो फिर एक हिट एंड ट्रायल मेथड से ये चीज़ करना शुरू कर देता है। कईयों को क्लिक हो जाता है, कईयों का नहीं हो पाता। लेकिन अगर इसको टेक्निकली आप सॉर्ट आउट करें, तो ये बहुत आसान है, कोई इतनी मुश्किल साइंस नहीं है।
इसमें आपने कैसे कॉन्फिडेंस गेन करना है, टॉपिक में से अपने काम की चीज़ें एक्सट्रैक्ट कैसे करनी है। पहले मैं फर्स्ट ईयर में या ए लेवल्स के अंदर या सेकंड ईयर में इतने-इतने रजिस्टर्स फिल करता हूँ। अब मैंने वो चीज़ें चंद लाइन्स में कन्वर्ट करनी है, चंद पेजेज़ में कन्वर्ट करनी है। किताब जो 300 पेजेज़ पर है, उसको मैंने 100 पेजेज़ में कन्वर्ट करना है। तो ये टेक्नीक है, ये बाकायदा एक साइंस है जिसको एडॉप्ट किए बगैर हम ओरिजिनल टारगेट पे पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। सर मुझे पहले लगता था कि ए लेवल्स में बड़ा डिफरेंट है ये एफएससी से, और हमें तो भाई अनसीन पेपर्स आ रहे हैं और हम लोग अपना दिमाग लड़ा के करें सॉल्व, तो हमें तो एमडी कैट क्लियर कर देना चाहिए। लेकिन मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करूँगी कि एक ही तरीका बताया जाता है, तो जब उससे हट के सोचना पड़ता है तो वो ए लेवल्स के स्टूडेंट से भी नहीं। असल में इश्यू चले तरीका हटा भी दिया जाए ना, वो इतनी परेशानी बात नहीं है। मेन ये है कि उसके लिए उस तरीके को एडॉप्ट करने के लिए जो हमें टाइम ड्यूरेशन मिलता है ना, वो हर बच्चा उसमें कंफर्टेबल नहीं है। बिल्कुल। जिसकी वजह से वो फिर पैनिक क्रिएट होता है जी कि ये शायद रूटीन से ही हटी हुई कोई चीज़ है। तो बेसिकली ये है कि चाहे वो ए लेवल्स वाले हों या इंटरमीडिएट वाले, डे 1 बता दिया जाए, भई ये जो हम आपको टॉपिक पढ़ाने लगे हैं ना, इसमें से अगर एंट्री टेस्ट आता है, तो क्वेश्चंस की कैटेगरीज़ क्या होती हैं, इस पर आपने सोचना कैसे है, पॉइंट्स को लिंक कैसे करना है। अनफॉर्चुनेटली चाहे हम एफएससी पढ़ा रहे हों, तो हम पहली बात यही बताते हैं टॉपिक लिखते। इसमें से 3 शॉर्ट आने हैं, ये लॉन्ग आना है, तो ये पॉइंट हैं, वो बच्चों को याद करवा दिए जाते हैं और वो ये समझना शुरू करता है, दैट्स इट, यही है मेरी ड्यूटी। सो ये डिफरेंस है यहाँ पर जिसकी वजह से ये जो टेस्ट है, ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक बन जाता है। सर मैथ्स में तो चले ए लेवल्स में हमें अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ हम अपना लेते थे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जो प्योर साइंसेज़ हैं, बायो ख़ास तौर पे, उसमें हमें भी कोई अलग डायमेंशंस नहीं बताई जाती कि आप इस क्वेश्चन को इन डायमेंशन से देख सकते हो। तो ये भावे की ये डेफ़िनिटली है, मैं आपको कह रहा हूँ, मैं वो गारंटीड मतलब मैं ओपनली ये बात बोलता हूँ कि असल में जो डिफरेंस आता है वो यही है। इस बच्चे को अगर आप 2 साल ना फुली प्रिपेयर्ड मतलब आप अपने एंट्री टेस्ट का 50% काम अगर एफएससी या ए लेवल में करवा दें, तो क्या ही अच्छा हो कि जैसे ही बच्चा वो इस कैटेगरी में आता है यहाँ पर ये जो हैंडीकैप वाला है, तो उसके लिए थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। अदरवाइज़ वो जब वो देखता है कि इतना ज़्यादा बर्डन है, 2 सालों की किताबें हैं, इतने कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने 4 सब्जेक्ट तैयार करने हैं, टाइम मेरे पास कम है, ये सब कुछ जो है ना, वो उसको पैनिक करने में जो है ना इफ़ेक्टिव रोल परफ़ॉर्म करते हैं। सो यही की पॉइंट है, यही की रोल है जिस पर आप अगर ये बच्चा वो डिफरेंस ऑक्यूपाई कर ले तो उसके लिए बहुत ईज़ी हो सकता है। सर आप इतने साल से पढ़ा रहे हैं, तो आपने क्या देखा है कि स्टूडेंट्स को और क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब वो ये एमडी कैट में अपेयर होने जा रहे होते हैं? सबसे बड़ा तो एक जनरल प्रिंसिपल है, ये जो प्रेशर बिफोर परफॉर्मेंस होता है ना, हाँ, ये तो प्रॉब्लम है। ठीक है। मतलब अगर आप पता चल गया है कि भई ये एक स्टूडेंट है, एक फैमिली का एक मेंबर है, इस साल ये अंडरग्रेड के लिए अपीयर हो रहा है, तो वो जो पूरी फैमिली की लाइमलाइट है ना, वो उसके ऊपर आ जाती है। कि लो जी एमडी-कैट करने जा रहा है, इसने अब कर लेना है, उसके बाद इसने डॉक्टर बन जाना है, उसके बाद इसका ये हो जाएगा, वो हो जाए वो इस कदर चीज़ें जब उसके साथ बिफोर टाइम एक्सपेक्टेशन में जुड़ जाती हैं ना, तो वो बच्चा प्रेशराइज़्ड हो जाता है। इस पर मैं और ऐड कर लूँ, अगर सपोज़ उसकी फैमिली मेंबर में कोई और उससे पहले डॉक्टर है, चाहे वो बड़ा भाई है, सिस्टर है, फादर हैं, मदर हैं, ये वो प्रेशर मज़ीद इंक्रीज़ करेगा। ये जो सारी चीज़ें ना, ये सिचुएशन को थोड़ा-सा पैनिक बना देती हैं। असल में बच्चे को डे 1 बता देना चाहिए कि ठीक है एमडी-कैट, ओके फाइन एमबीबीएस, ये बहुत अच्छी ऑप्शन है, लेकिन इसके साथ ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है। आप एमबीबीएस के अलावा भी बहुत सारी फ़ील्ड्स ऐसी हैं जिसमें अब अगर आप एक्सीलेंस लेते हो या आप उनको एडॉप्ट करते हो, तो आपका फ्यूचर जो है ना वो बड़ा बेहतरीन है। उसमें अर्निंग डॉक्टर से भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, उसमें रिस्पेक्ट उससे भी ज़्यादा बेटर हो सकती है। उसको इसी के साथ स्टिक कर देना। अच्छा इधर मैं एक बात और ऐड करता हूँ जो मुझे इसी एक्सपीरियंस से मिली। पेरेंट्स जो है ना इनका बड़ा इफ़ेक्टिव रोल होता है। मतलब मुझे पता है मेरा बच्चा किस पोटेंशियल में है। वो एमबीबीएस के लिए बना है कि नहीं बना है। वो इतनी हैवी स्टडीज़ कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो इतना लोड बर्दाश्त कर सकता है कि नहीं कर सकता। जब आप उसको फ़ोर्सफुली इस फ़ील्ड के अंदर ले आते हैं ना, तो ये एक तीसरा फैक्टर है जिसकी वजह से उसकी परफ़ॉर्मेंस के ऊपर इफ़ेक्ट होना तो यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि मैं अपने बारे में तो ये नहीं कहूँगी कि मुझे फ़ोर्सफुली लाया गया, लेकिन बचपन से एक बात दिमाग में डाली गई कि डॉक्टर बनना है, बनना है, बनना है। तो मैंने भी उसे अडॉप्ट कर लिया।
मैंने भी अपना ड्रीम बना लिया कि ठीक है डॉक्टर बनना है। पहले तो बल्कि मैंने सोचा था कि एफएससी करूँगी, उस वही वाले बच्चे जाते हैं क्लियर करते हैं। लेकिन फिर मेरा इरादा खुद ही बदल गया। तो जो बच्चे पहले इरादा रखते हैं उनका बदल जाता है, वो क्या करें? नहीं, इसमें अगेन हम अपने पहले वाले पॉइंट के साथ लिंक करेंगे। हमारे यहाँ जो पेरेंट्स से मैं ये बात शुरू करूँ ना, या बच्चों से ये बात शुरू करूँ, उनसे ये पूछें कि आपने डॉक्टर बनने के लिए इंस्पिरेशन ली कहाँ से है? हुँ, यही होता है। वो कह रहे हैं चलो बन जाता हूँ, ये बना हुआ है मैं भी बन जाता हूँ। जिसकी वजह से जो है ना ये सब मामला डेवलप होते हैं, एमपू की वजह नहीं। अगर आप हमारे यहाँ बहुत शदीद किस्म से ना इस चीज़ की कमी-पेशी है, कमी पाई जाती है कि जब आप बच्चे को ग्रूम कर रहे होते हैं ना तो उसके दिमाग के अंदर फोर्सफुली हम एक ही तरह का पौधा जो है ना को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अब वो जब कहीं पर थोड़ा खुद समझदार होता है और उसको पता चलता है यार मैं इस चीज़ के लिए हूँ ही नहीं, तो वो जैसे डिफरेंस क्रिएट होगा ना वो परेशान है। अगर आप डॉक्टर बनना वाक़ईतन चाहते हैं, आपका पैशन है, आपको मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास 40 बच्चे बैठे हुए हैं क्लास में, मुझे क्लियर कट पता चल जाता है, बाकी तो कुछ फैसले किस्मत पर होते हैं। मुझे क्लियर कट बन जाता है यार इसका जो टेम्पो है ना या इस बच्चे का जो टेम्परामेंट है वो किसी से मैच ही नहीं कर रहा। ये भाग रहा है यहाँ पर, वो एन्जॉय कर रहा है उस चीज़ को, वो कंफर्टेबल फ़ील कर रहा है, बाकी कह रहे हैं यार ये पता नहीं कैसे करी जा रहा है। ये बेसिकली उसी एक मेन चीज़ के ऊपर बेस्ड है जिसको हम शुरू में सेटल कर रहे हैं कि अगर आप में पोटेंशियल है, आप इस एमडी कैट के लिए डे 1 से प्रिपेयर कर रहे हो, एडाप्टेशंस, मॉडिफिकेशंस चला रहे हो पैरेलल अपने साथ, तो फिर जब आप मेन इस रेस में इन्वॉल्व होते हैं ना तो आप कंफर्ट हो जाते हैं। अदरवाइज़ वो आपको परेशान ही करेगा। तो वो बच्चे जिन्होंने सोचा होता है ना कि हमने करना है, जैसे मतलब सपोज़ आप एमबीबीएस में एनरोल्ड हो गए हो। तो जब आपको आप एनरोल्ड हो जाएँगे ना, तो आप जैसे ही यूनिवर्सिटी में जाएँगे ना, तो आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या मिलेगी? आपको ये मिलेगी सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन करें। तो वो आपको बताएँगे कि भई ये फलाँ टीचर का पेपर कैसे क्वालीफाई करना है, ये फ़ील्ड अच्छी है, वो फ़ील्ड अच्छी है। वो फिर बच्चा जैसे लर्न करता है वो सारी चीज़ तो वो अपने मुताबिक उसको अडॉप्ट करता चला। ये बात हम लोग एमबीबीएस में एनरोल होने से पहले क्यों नहीं इंस्टॉल करते? अगर आप वो पहले ही इंस्टॉल करेंगे, मतलब आप ये बच्चे को बताएँगे कि भई ये टारगेट अचीव करना है, तो पूछो, समझो, सुनो, लोगों को मशवरा करो कि इसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट वे क्या है। वो जब इसको ग्रेजुअली करता चला जाएगा ना, तो जब मेन स्टेज आती है ना, तो वो उसपे अच्छा परफ़ॉर्म करेगा, अच्छा प्रिपेयर्ड करेगा एंड इंशाल्लाह ताला क्वालीफाई भी करेगा। सर आप तो पढ़ाते हैं तो आपको तो बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि ज़हनी दबाव बहुत आता है। बेशक एक बच्चा बहुत ब्राइट है और जैसा आप कह रहे हैं आपको उसके टेम्परामेंट का पता है कि ये एन्जॉय कर रहा है। फिर भी प्रेशर तो होता है, स्ट्रेस होता है। डेफिनेट तो स्ट्रेस हैंडलिंग के बारे में आप क्या मशवरा दें? हमने ये जो चीज़ है ना, मतलब मैं बच्चों को मशवरा ये देता हूँ कि बुक बम नहीं बनाना। ये वो ऐसी एक आदत होती है जो स्ट्रेस को मल्टीप्लाई करती है। इसमें वो रिलैक्स नहीं हो पाएगा। जो मैंने अपने स्टूडेंट से मैं मतलब मेरे पास कुछ अच्छे बच्चों की लॉट होती है ना, तो मैं उनसे ज़रूर पूछता हूँ, स्टूडेंट्स के सामने भी, अपने लिए भी, कि यार क्या ऐसी चीज़ है तो तुम्हें लगता है तुम्हारे में और किसी में नहीं है? तुम्हारे ऊपर भी तो प्रेशर था, कैसे किया टैकल? तुम्हें कैसे पता चला कि तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालीफाई कर जाओगे? कुछ तो प्लानिंग शेयर करो। तो मेरे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं जो मैं अपनी क्लास में शेयर कर देता हूँ। जैसे उन बच्चों का पहला जो पॉइंट मतलब पहला जो रूल होता है ना वो ये है कि जिस टाइम में जो काम करना है ना, हमने बस उसी पे फ़ोकस करना है। मतलब अगर आप स्टडी कर रहे हैं ना, तो फिर आपने खाने-पीने का नहीं, खेलने-कूदने का सोचना नहीं। फिर आप अपनी स्टडी को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए फ़ोकस रहेंगे। जब आप खेल-कूद रहे हैं, सपोज़ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप उस पर फ़ोकस है, फिर आपने ये नहीं सोचना मैंने पढ़ना ही है। तो वो जो चीज़ जब आप उसके साथ अपनी वेव्स को मैच करते हो ना, तो वो आप एन्जॉय भी करते हैं और उसकी जो आगे बस लर्निंग होती है ना, उसकी स्पीड भी तेज़ हो जाती है। जब फ्रस्ट्रेशन हो जाती है तो क्या करें? वो मतलब मेल स्टूडेंट के लिहाज़ से तो मैंने ये मैं मुझे बड़ा अच्छा ही एक्सपीरियंस वो कहता सर ये ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी मैंने लाज़मी अडॉप्ट की है। मैं शाम को आधा घंटा ही सही मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं अपना वो सारा गुस्सा उस पे निकाल देता हूँ। तो एट द एंड मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। तो हर बच्चे को पता है कि मेरा वो कौन-सी ऐसी हॉबी है या एक्टिविटी है जिसमें मैं कंफर्टेबल होऊँगा, मैं रिलैक्स होऊँगा, मेरा कैथारसिस होगा। तो वो पैरेलल उसको जॉइन करना चाहिए। कोई बुरी बात आधा घंटा चाहे वो आप म्यूज़िक सुन लें, चाहे वो आप कोई एक्टिविटी कर लें, अगर आपको लगता ही है आपको रिलैक्स कर रहा, तो ये कर लेना चाहिए। तो स्ट्रेस टेक्निक इस तरीके से है। लेकिन इस चक्कर में ये ना हो जाए या इस पूरी की पूरी एक्टिविटी में ये ना हो जाए
कि हम अपने मेन टारगेट से जो कहीं ना डाइवर्ट होना शुरू हो जाए। तो प्रॉपरली टाइम डिवाइडेड होना चाहिए, कौन सा काम किस टाइम पे करना है और जो जिसका जितना है उसको उतना ही प्रोवाइड किया जाए। तो ये हमें किसी हद तक जो है ना वो इस प्रेशर टैकलिंग को सॉर्ट आउट करने में हेल्पफुल हो जाता है। राइट। तो मेरे खाने में फैमिली का भी रोल आता है, तो सपोर्टिव। बहुत ज़्यादा, मतलब ये है ही मेन ये। और सेकेंडरी जो है वो आपकी टीचर्स है। मतलब मैंने अगर किसी से सवाल पूछा क्लास में एंड सपोज नहीं भी आ सकता, मैं अपनी क्लास में ना ओपनली बोलता हूँ। जब मैं कोई डिस्कशन कर रहा होता मैं कहता हूँ आपको ठीक जवाब बताने पर मैंने कोई इनाम नहीं देना और गलत बताने पर मैंने सजा कोई नहीं देनी। इसलिए जहाँ पर क्वेश्चन आए बेधड़क होकर बोलो। एक बार गलत बोलोगे, 10 बार बोलोगे, 100 बार बोलोगे, कभी ना कभी तो आ जाओगे ना वो अपने ओरिजिनल पॉइंट पर। तो ये दोनों पार्टीज मतलब बड़े इफेक्टिव हैं। कहीं पर ग्रेड स्लो हो गए, नंबर कम आ गए, ठीक है आज वो थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ सका, कोई बात नहीं, उसको थोड़ा इनकरेज करें, हो जाएगा। कल थोड़ा डबल टाइम लगा लेना, थोड़ा ज़्यादा कर लेना, ओके फाइन। तो ये दोनों बहुत इफेक्टिव जो है ना वो रोल परफॉर्म करते हैं। टीचर्स और फैमिली। यस डेफिनेटली। सर पास्ट पेपर्स की क्या इंपॉर्टेंस है? कितने प्रैक्टिस करने चाहिए? कितने सालों के करने चाहिए? क्या वो ट्रेंड्स पैटर्न्स फॉलो होते हैं आगे? ये तो आप भी मतलब मुझे जैसे आप बोल रहे हो कि आपने ए लेवल्स किया, हम तो सर हमने चैप्टर पढ़ा है बुक से, उसके बाद हम पास्ट पेपर। पास पेपर नहीं, एमडी कैड में अगर मैं स्पेसिफिक हो जाऊँ ना, एमडी कैड में पास पेपर्स का एक इफेक्टिव रोल ज़रूर होता है। आपको ना पेपर का पैटर्न समझ आता है, आपको क्वेश्चन की जो है ना वो प्लानिंग समझ आती है, कैसे वर्डिंग में वो आपको घुमाता है, कैसे वो ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूज़ करता है, किस तरीके से वो आपको आपके ओरिजिनल पॉइंट से डाइवर्ट करता है। ये जो पास पेपर्स होते हैं ना वो आपको ये आइडिया देते हैं और किससे ही आता है, क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। अगर सेम एज इट इज वर्डिंग के साथ रिपीटिंग में तो आइडिया रिपीट हो जाता है, कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाता है, ऑप्शंस ऐसे कुछ हो जा रहे हैं। और डेफिनेटली पावर पेपर्स बहुत बहुत इफेक्टिव है। सर मतलब अगर एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, उसने एओ लेवल ए लेवल्स और एफएससी का सारा सिलेबस भी कवर कर दिया, उसने पास्ट पेपर्स को देखा भी नहीं, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम मैडम। हो सकता है कि डेफिनेटली लेकिन सिर्फ स्ट्रेटजी और वो कोई इशू नहीं, ठीक क्विक है। होना जरूरी नहीं है। एमसीक्यूज टेक्निक जो है ना ये साइंस बुक लेता है। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ अगर आपके पास शॉर्ट टाइम है और आपने नंबर चैप्टर रिवाइज करना, क्या करो, एमसीक्यूज बेसिकली आपको टाइम के अकॉर्डिंग यानी कि गिवन स्मॉल टाइम प्रोपोर्शन के अंदर जो है ना अपने एक्यूरेट जवाब पर पहुंचना सिखाता है। अगर मैं पास पेपर सॉल्व नहीं कर सका तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। मैं किसी 1 साल का 2 साल का सिर्फ पास पेपर देख भी लूँ ना तो मुझे पैटर्न थोड़ा अंडरस्टैंड हो जाता है कि भाई कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है, डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, क्योंकि ये हर साल वेरी करता है। तो ये फिक्सेशन नहीं है कि भाई ऐसा ही पेपर हर इसी प्रोपोर्शन से हर साल रिपीट होना होता है, तो वो चेंज हो सकता है। बेसिकली एंटी टेस्ट का अगर आपके ना वन वर्ड में मैंने डिस्क्राइब करना हो क्या करें, क्या आपकी तैयारी को सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली जो है ना वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, इट इज़ जस्ट एमसीक्यूज प्रैक्टिस। उसके लिए डाटा अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है, असाइनमेंट्स अवेलेबल हैं, किताबें अवेलेबल हैं। आप एक असाइनमेंट पकड़ें, एक टेस्ट पकड़ें, उसका टाइम ड्यूरेशन सेट करें और उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसको सॉल्व करना शुरू करें। सर फाइनली मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इंस्टीट्यूशन का क्या रोल होता है, क्योंकि अब अकेडमीज भी हैं, बुक्स ऑलरेडी हैं, आपके टीचर्स भी अवेलेबल हैं और अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं। नहीं, डेफ़िनेटली सी बात है, मैं दोनों चीज़ों को कंपैरिज़न करता हूँ ना तो मेरे पास कुछ जो कीवर्ड्स निकलते हैं वो क्या हैं। पहली तो बात है कि इंस्टीट्यूशन मैटर करता है, इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। इंस्टीट्यूशन जो है वो दीवारों का या अच्छी बिल्डिंग का नाम नहीं है। इंस्टीट्यूशन के कुछ बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो उसके पास होने चाहिए। जैसे सबसे बेसिक, सबसे पहले कि आपकी टीचिंग फैकल्टी कैसी है? क्या वो इस स्पेशलाइज्ड एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करवाने के लिए कैलिपर है? क्या वो एक्सपीरियंस है? क्या वो बच्चे को इस तरह की फोकस स्टडी शॉर्ट ड्यूरेशन में करवा सकती हैं? फिर वो आप लोगों के पास इंस्टीट्यूशन जो है वो उन बच्चों को लर्निंग इन्वायरमेंट क्या कर देता है। सपो मतलब अगर वो प्रिपेयर कर रहा है किसी इंस्टीट्यूशन में तो आप उसको कितना हेल्पिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। आप उधर प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, उसकी डिस्कशन होती हैं, उसका एनालिसिस होता है। क्या बच्चे के वीक पॉइंट्स को एड्रेस किया जाता है? क्या उसको बताया जाता है कि भाई तुम अब एफएससी और ए लेवल्स को भूलो, एमडी वगैरह के लिए ये रिक्वायरमेंट है, इस पर फोकस करो। इंस्टीट्यूशन का डेफिनेटली बड़ा इफेक्टिव रोल है।
और बच्चे जो हमारे यहाँ यहाँ पर ख़ास तौर पे लाहौर में एक ट्रेंड है, हम जो है ना वो एक भेड़-चाल का शिकार हैं। कि मतलब वो जैसे कहते हैं ना, कि वो एक रिवायत बनी है जी, कि बड़े भाई ने यहाँ से पढ़ा था, छोटे भाई ने वहाँ से पढ़ा था, हम ही ने वहाँ से पढ़ा था। वो इस चीज़ को ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। वो बच्चा उस क्लास में बैठकर कंफर्टेबल नहीं है। उस तक वो टीचर अप्रोच ही नहीं कर पा रहा, वो स्टूडेंट्स की तादाद इतनी ज़्यादा है, वो बॉन्डिंग इंटरेक्शन हो नहीं पा रहा। तो ये सारी चीज़ें डेफ़िनेटली बहुत मैटर करती हैं। तो इंस्टीट्यूशन डेफ़िनेटली मैटर करता है। इसको चूज़ करने से पहले ज़रूर अपनी कैलकुलेशंस बनाएँ। कहाँ पर कैसा एनवायरनमेंट है, वो आपको सूट करता है कि नहीं करता, ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। वो जो हम फिर पहले पुराने पॉइंट से लिंक अप होंगे ना, ये डे 1 से जो हमने स्टार्ट कर दी वर्किंग, उसमें इवन दैट इंस्टीट्यूशन भी जो है ना, वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है। वैसे बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक़्त में से टाइम निकाला और हमें एमडी-कैट के बारे में इतना तफ़सील में बताया। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारा पॉडकास्ट सुना। इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक नई गेस्ट और एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।